नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग RO, ARO और उत्तर प्रदेश PCS इन सब के लिए जो महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला हो सकती है, उसकी ये पहली टेस्ट श्रृंखला है और इसमें जो है हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम जो है व्याख्या भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और ये जो है हमारा है ये पूर्णतः 140 प्रश्न जो हमारे होंगे वो इतिहास के होंगे, ठीक है। तो ये इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज है और इसको जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारा इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है ये बात कह दिया है, तो नौदा टोली नहीं है। कौन सा नहीं है? नौदा टोली नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की जो विशेषता वाली प्राचीन संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ, देखिए जो ताम्र पाषाण की जो बस्तियाँ हैं ये कहाँ कहाँ पाई गई, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और पश्चिमी महाराष्ट्र में, कहाँ पर? पश्चिमी महाराष्ट्र में, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में। तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में, कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भारत में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी भारत में। तो इन जगहों पे जो है ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ पाई गई हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि नौदा टोली, तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का, ठीक है, कहाँ का? पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो है नौदा टोली एक स्थल है, ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसको हमने देख लिया। और बाकी जितने अन्य भी हैं जैसे नहरान हो गया, खैराडी हो गया और सागौरा हो गया, तो ये सब कहाँ है? तो ये सब उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो कृषि का प्रारंभ जो है किस काल में हुआ था, यही हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। कब हो जाएगा? नवपाषाण काल में। थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ तथा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि, और कृषि में किसका? तो गेहूँ फसल, किसका? गेहूँ, ठीक है। इसका साक्ष्य जो है वाला स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में ये है, क्या नाम है? लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव है, ध्यान रखिएगा। और ये लहुरा देव कहाँ है? तो लहुरा देव हमारा पड़ता है संत कबीर नगर जनपद में। कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर जनपद में। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो है हड़प्पा किससे है? तो ये दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा किससे है? दयाराम साहनी जी से है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है चंद होदड़ो। ये कौन थे? तो ये मैके जी थे। तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक मैच है। रोपण किससे था? यज्ञदत्त से था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लोथल किससे था? तो ये कौन थे? RS बिष्ट, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे का डी। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 ये हमारा नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोथल के कौन है? तो लोथल देखिए हमारा मैच नहीं किया है, ये हो जाएगा SR राव। कौन है? SR राव, ध्यान रखिएगा, SR राव हैं किसके? लोथल के। और अगर हड़प्पा की बात करें तो कौन है? दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, धौलावीरा के कौन है? तो धौलावीरा के RS बिष्ट है। धौलावीरा के कौन है? इसके कौन है? तो इसके RS बिष्ट है, ध्यान रखिएगा। जबकि मोहनजोदड़ो के कौन है? राखाल दास बनर्जी हैं। अगला हमारा आ जाता है इसी में चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, ठीक है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा हड़प्पा उत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, मतलब तीनों कालों के बारे में बताता है। तो ये हमारा हो जाएगा मांडा। कौन सा हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये मांडा है कहाँ? तो मांडा हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हो जाता है मांडा? जम्मू कश्मीर में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मांडा के अतिरिक्त अगर बात करें तो सुरकोटदा, धौलावीरा और राखीगढ़ी सैंधव स्थल हैं जो उपयुक्त तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब मांडा के अलावा कौन कौन है? तो सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब भी तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है?
तो पाँचवा का जो हमारा हो जाएगा वो सुतका गेंडोर हो जाएगा। ये दशक नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे हम लोग अगर इसी में बात कर लें तो जो हमारा दैमाबाद हो जाता है, ये दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे किसके हैं, प्रवरा के हैं, ना कि गोदावरी। किसके हैं, प्रवरा नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और आलमगीरपुर हमारा कहाँ है, यमुना नहीं, हिंडन नदी हो जाएगा। कौन सा, हिंडन नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मांडा हमारा किसके किनारे हो जाएगा, चिनाब नदी के। किसके हो जाएगा, चिनाब नदी के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सुतका गेंडोर हमारा सही सुमेलित था। आगे हमारा 7 नंबर जो हो जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले 6 नंबर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, ठीक है, सारतुलई। ये सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो सारतुलई किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक था। प्रमुख हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, स्थल सारतुलई वर्तमान में कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे अगर इसी में बात करें तो निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है, तो किसका नहीं पाया गया है, ये बात पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो हमारा हो जाएगा वो घोड़ा, ठीक है, इसका घोड़े का जो है चित्र नहीं पाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, बैल का भी हमें प्राप्त हुआ है, हिरन का भी प्राप्त हुआ है और गैंडे का, लेकिन घोड़े का जो है हमें नहीं प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, यानी हमारा उत्तर अगर देखें तो यही सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, घोड़ा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 4000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। आमतौर पर चौकोर, कैसी मोहरें, चौकोर, ध्यान रखिएगा, कैसी, चौकोर थी। और कैसी थी, सेलखेड़ी, किससे, सेलखेड़ी से निर्मित थी। ध्यान रखिएगा, चौकोर तो थी लेकिन सेलखेड़ी से निर्मित थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अनेक पशुओं के चित्र जो है अंकित थे, परंतु किसी मुहर पर घोड़े के जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, 8वां हमारे इसी में है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, असत्य पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमारा पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। तो हमें लगता है ये दोनों बात ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा, ए भी ठीक है और बी भी, यानी ये दोनों बातें सही हैं। तीसरा है कि हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल रखते थे। हड़प्पावासी के धार्मिक रीति रिवाजों की समानता विद्यमान थी, ये बात गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो यही जो है हमारा ऑप्शन असत्य है। तो जो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हमारा है, सिंध सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक कथन प्रचलित है, मतलब कौन सा एक मत है जो प्रचलित है। तो देखिए, जो हमारा 9वां नंबर है, इसमें देख लेते हैं, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल, ठीक है, सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो कौन सी नदी शामिल नहीं है यही आपको बताना है। सप्त सिंधु जो क्षेत्र था इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो देखिए, जो इसमें हमारा हो जाएगा गोमल नदी। कौन सी, गोमल नदी। इसके अलावा सभी नदियां जो है शामिल हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां शामिल थी। तो देखिए, इसमें हमारा जो हो जाएगा सिंध हो जाएगा, 7 नदियां थी। कौन कौन सी थी, 7 नदियां थी, वो कौन कौन सी थी, तो देखिए, सिंध हो गया, ठीक है, सिंध हो गया। सिंध के अलावा झेलम, यानी जिसको बिसस्ता कहते थे, अब यहाँ जगह तो है नहीं कि हम लिख दें, बोल दे रहे हैं, बिसस्ता कहते थे झेलम नदी को। अस्कनी को चेनाब कहते थे, पारुसड़ी को रावी कहते थे, बिपाशा को ब्यास, सतुद्री को सतलज और सरस्वती या नदीतमा भी कहा जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, प्राचीन नदी गोमल को वर्तमान में गोमती नदी से मतलब पहचाना जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गोमती नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ। आगे हम लोग देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण किसका वेद ग्रंथ है, तो देखिए, जो इसमें हमारा 11 नंबर का हो जाएगा यजुर्वेद का। किसका हो जाएगा, यजुर्वेद का, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए, जो ऋग्वेद है इसके कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के 2 हैं, एक तो ऐत्रेय है, ठीक है, कौन सा है, एक ऐत्रेय है और दूसरा कौशितकी है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है, कौशितकी है। और सामवेद की बात करें तो सामवेद में जैमिनीय और तांडव हो जाता है, ठीक है, जैमिनीय और तांडव। यजुर्वेद की बात कर लें तो यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय हो जाता है, और अथर्ववेद में बात करें तो गोपथ हो जाता है। कौन सा, गोपथ हो जाता है।
आगे हम लोग इसी में बात कर लें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता, ठीक है, किसे कहा गया, किसका, ध्यान रखिएगा, कृषि का देवता पूछा है, किसे कहा गया है, तो कृषि का देवता कौन था, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का बी, हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि कौन थे, इंद्र भगवान थे, कौन थे, इंद्र थे, ध्यान रखिएगा, कृषि का देवता कौन था, इंद्र था। अगला हमारा हो जाता है 13 नंबर, कौन सा, 13 नंबर, इसका भी मैच कराना है। देखिए तीर्थांकर है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सुमेलित कराना है। देखिए नेमिनाथ का क्या हो जाएगा, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, ये नहीं शब्द नहीं कहा है, तो नेमिनाथ का क्या हो जाएगा, नेमिनाथ का अश्व नहीं होगा, पहले तो यही देख लीजिए, नेमिनाथ जी का क्या होगा, शंख होगा। इसके बाद में अजीतनाथ का क्या होगा, तो कलश नहीं होगा भाई, इनका क्या होगा, हाथी होगा, क्या होगा, हाथी होगा। इसके अलावा मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा, तो मल्लीनाथ का हमारा हो जाएगा कलश, क्या हो जाएगा मल्लीनाथ का, ध्यान रखिएगा, कलश हो जाएगा। और फिर किसका जो है पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ का। तो देखिए इसमें जो हमारा सी है यही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकी सभी मैच करें। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा है, तो वो सी पार्श्वनाथ का सर्प है, बिल्कुल ठीक है। बाकी नेमिनाथ का अश्व ना होके क्या था, शंख था। अजीतनाथ का कलश ना होके क्या है, हाथी है। और मल्लीनाथ का सिंह ना होके क्या है, कलश है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ऋषभ देव जी का जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका क्या था, तो उनका बैल था। और महावीर स्वामी जो 24 नंबर के थे, इनका क्या था, तो इनका सिंह था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है बात पूछा है, तो देखिए जो इसमें हमारा हो जाएगा कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। तो एक बात बताइए, बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, नहीं भाई मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द है, इसीलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, क्योंकि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये कनक ऋषि के रूप में महात्मा बुद्ध खुद अपना जो है 550वां जन्म जो है मानते हैं, ठीक है, और आत्मा की सत्ता को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो है हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं 15 नंबर जो हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बात बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, जो 16 महाजनपद है उसी के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए चेदी का क्या हो जाएगा, ये सोतिवती हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए नहीं शब्द दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द जब भी एग्जाम में देना है तो हमको पहले ध्यान से देख लेना है। चेदी का क्या हो जाएगा, सोतिमती हो जाएगा। अस्मक का क्या हो जाएगा, पोटिल हो जाएगा। और कम्बोज का हाटक हो जाएगा। अब हमारा पूछा अंग, तो अंग का राजगृह ना होकर क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। जबकि राजगृह का क्या होगा, तो देखिए राजगृह का हमारा क्या हो जाएगा भाई, मगध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, तो किसने स्थापित किया था, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 16 का बी, यानी उदयन ने, किसने किया था, उदयन ने। इसमें ज़्यादा कुछ व्याख्या करने के लिए है नहीं, फिर भी देख लीजिए, हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। बस इतनी बात इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। आगे हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र, ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ हो गया नहीं, क्या हो गया, नहीं माना जाता है। तो भाई कौन सा नहीं माना जाता यही हमें बताना है, तो नालंदा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है, और इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत यानी राजनीति शिक्षा के लिए अनिवार्य माना जाता था, ठीक है। मौर्य काल में वाराणसी जो हमारा हो गया, ठीक है, वाराणसी के साथ साथ में तक्षशिला और उज्जैन ये तो शिक्षा का केंद्र था, लेकिन नालंदा जो हमारा था ये नहीं था, और इसीलिए यहाँ पर नहीं पूछा गया, इसीलिए नालंदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है भूमिदान, किसका, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है ये बात बताना है। तो ये हमारा मिलता है नानाघाट अभिलेख से। कहाँ से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से। अब देखिए आंध्र सातवाहन वंशीय, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम कौन है,
सातकर्णी प्रथम, ध्यान रखिएगा, सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट प्रथम की रानी, ठीक है। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को जो है भूमि अनुदान में दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? तो कौन सा था? भड़ौस था, ध्यान रखिएगा, कौन सा था? भड़ौस था। गुप्तकालीन में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कौन सा? भड़ौच हो गया, चौल हो गया, कल्याण, कोम्बे, ये सब क्या थे? प्रमुख थे, ठीक है। लेकिन भृगु कच्छ अथवा भड़ौच पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, और ठीक है, यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार, कौन सा? समुद्री व्यापार होता था। क्या होता था? समुद्री व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा तोरामाण। किसके? तोरमाण के समय में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। क्या थी? हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इनका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त, तोरामण किसके समय में? तो स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था। जबकि हुरों का दोबारा आक्रमण तोड़ामल के नेतृत्व में चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर जो है अपना शासन स्थापित किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? मतलब तो इसमें बताना है। तो 21 का जो हमारा हो जाएगा डी, यानी धर्म विजय की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर। क्या? 22। किस शासक को ग्रीक लेखकों में अग्रमीज, क्या चीज़? अग्रमीज और जैंद्रमीज, ठीक है, कहा गया है। तो ये बात किसके लिए कही गई है? घनानंद के। किसके लिए कही गई है? घनानंद के लिए कही गई है। अंतिम नंद राजा घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, जो एकराट की उपाधि, किसकी? एकराट की उपाधि धारण किया था, और संभवतः पहला शासक था। यूनानी लोग घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज कहते थे। आगे हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर। कौन सा? 23 नंबर देखिए, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो गुप्तचर के बारे में कौन बताया है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौन सा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। अब देखिए, अर्थशास्त्र में राज्य के गुण, गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है, यानी अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर है इसको क्या कहा गया है? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गुण पुरुष कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? गुण पुरुष कहा गया है। इसे गुप्तचर विभाग का नाम महामात्य, ठीक है, सर्प मिलता है। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने की थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता ज्योतिष की पुस्तक है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और जो दिव्यवदान है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? संकर्षण और वासुदेव, तो कौन था ऐसा बताना है। तो 24 का जो हमारा हो जाएगा वो बी, यानी हुबिस के। देखिए, कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने 124 ग्रेन के थे। हुबिस के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि शामिल हैं। अब हम 25 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसकी? मंदसौर की। तो ये हो जाएंगे वत्स भट्टी। किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी, ध्यान रखिएगा। वत्स भट्टी कुमार गुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? कुमार गुप्त के। ये किसके दरबारी कवि थे? तो कुमार गुप्त के, ठीक है, कुमार गुप्त। इनके जो है दरबारी कवि कौन थे? तो कुमार गुप्त के दरबारी कवि थे वत्स भट्टी, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लें तो वीरसेन साव जो हमारे थे, यानी कि ये ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव थे, ठीक है। और उनकी रचना उदयगिरी गुहा लेख है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति अभी बता दिए, जबकि कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत इत्यादि रचना है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं की बात किया हुआ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रियदर्शिका ये हर्ष की है, बिल्कुल ठीक है। हर्ष चरित बाणभट्ट ने रचना की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सूर्य शतक ये मयूर जी ने की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मयूर शतक की जयसेन ने, ये बिल्कुल गलत है। कौन सा है? जयसेन ने, ये गलत है।
आगे हम लोग देख लेते हैं इसी में, निम्नलिखित में से अशोक के किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया गया? तो कौन सा नहीं है वही हमको जो है बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा 27 का बी। देखिए सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ हो गया और विश्व झोपड़ी, ये तीनों का तो निर्माण करवाया गया है, लेकिन जो लोमहर्षि गुफा है इसका नहीं करवाया गया। देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण करवाया, जबकि बराबर की पहाड़ी का मतलब जो बराबर की पहाड़ी थी उसी को काट के जो है इन तीनों गुफाओं का निर्माण करवाया था। जबकि अशोक का पौत्र दशरथ जो था उसने नागार्जुनी, किसकी? नागार्जुनी और लोमहर्ष गुफा का निर्माण करवाया था। देखिए लोमहर्ष और नागार्जुनी, किसका? नागार्जुनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुनी, इन दोनों गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। किसने करवाया था? दशरथ ने, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और उपयुक्त गुफाएं जो है ये आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी गई थी। कौन सी? यही सब, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो जो बलि था ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर बात करें तो बलि कैसा कर था? तो ध्यान रखिएगा बलि जो है धार्मिक कर था। कैसा था? धार्मिक कर था। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रज्जु कैसा कर था? तो रज्जु हमारा भूमि की माप के समय, किसके? भूमि पैमाइश के समय लिया जाने वाला कर था, भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर था, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है विविध, ये चारागाह कर था। कैसा था? चारागाह कर था, ध्यान रखिएगा। और हरिण जो हमारा था यह एक नगद कर था, जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। 29 नंबर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? तो देखिए 29 का जो हमारा हो जाएगा वो भी, यानी कुषाणों ने। किसने किया? कुषाणों ने। शक तथा पार्थियन के संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया। शकों तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपीय प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। अब देख लेते हैं 30 नंबर, इसमें दिया है कि शतमान सिक्कों, जो शतमान सिक्के थे किस धातु के ढाले जाते थे? तो ये जो है चांदी के होते थे। किसके होते थे? चांदी के होते थे, ध्यान रखिएगा। सोने के सिक्के को निष्क, स्वर्ण या पल के नाम से जाना जाता था, चांदी के सिक्के शतमान, ठीक है, और तांबे के सिक्के काकिनी, जबकि करसापड़ जो है ये सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, सीसा इत्यादि धातुओं का होता था। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी किसने? महेंद्रादित्य ने। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य है, ठीक है। जो कुमारगुप्त हैं इन्हीं की उपाधि, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर कुमारगुप्त नहीं दिया है तो महेंद्रादित्य आपको ध्यान रखना है, यानी कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य जो इसकी उपाधि थी, इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, वर्तमान में बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जिसमें 2010 से पुनः जो है स्थापित किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा 32 नंबर हो जाता है। तो 32 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा पल्लव काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है देखिए कैलाशनाथ मंदिर ये हमारा है संबंधित, धर्मराज ये भी है, सौर मंदिर ये भी है, लेकिन लिंगराज जो है हमारा ये संबंधित नहीं है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। जो सौर मंदिर है ये कहाँ है? ये महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलाश मंदिर की अगर बात कर लें तो देखिए इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। सौर मंदिर का पल्लव शासकों, यह शैली सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। कैलाश नाथ मंदिर जो है ये कांची में स्थित है। कहाँ है? कांची में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कांची में स्थित है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह पल्लव में सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। और इसके बाद से बात करें तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशियों ने। किसने करवाया था? देखिए अब यही अलग हो जाता है, सोमवंशी, ठीक है, इसको सोमवंशियों ने करवाया था, ठीक है। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में लिंगराज मंदिर का नाम कृतिबास मंदिर था। क्या था? कृतिबास मंदिर। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड, ध्यान रखिएगा, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। अब देखिए चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने शत्रुमल्ल, परमेश्वर प्रथम ने एक मल्ल तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अत्रिमल्ल की उपाधि भी धारण की थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो था
अपराजित। कौन था? अपराजित था, ध्यान रखिएगा। कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था। जो पल्लव वंश का कांची का जो संस्थापक था वो सिंह वर्मा था, जबकि उनका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था सिंह विष्णु, ठीक है। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित वर्मन, जबकि अंतिम शासक कंप वर्मा था, ठीक है। पल्लव शासकों की राजधानी क्या थी? तो इनकी पल्लव शासकों की राजधानी थी कांची, जबकि कावेरी नदी को पल्लवों का प्रिया कहा जाता था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो 35 नंबर का हमारा हो जाएगा बी, यानी एलोरा है, ठीक है। कौन सा है? एलोरा है, ध्यान रखिएगा। एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या, ठीक है, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म को, जबकि 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन धर्म को संबोधित करती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसमें जो हमारा 36 नंबर है इसका हो जाएगा बी, यानी भवभूति जी है, ठीक है। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत में 3 नाटक महावीर रचित, मालती माधव एवं उत्तर रामचरित लिखा था। बाकी अगर बात कर लें तो जो राजतरंगणी में वर्णित है, ललितादित्य से यशोवर्मन को हराया था, उसके दरबार में रहने वाले वाकपत एवं भवभूत को कश्मीर लेते आया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लें, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो देखिए, गजनी जब वो जा रहा था तो उसकी जो हत्या थी वो खोखरों ने कर दी थी। किसने? खोखरों ने कर दी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसमें अगर बात कर लें तो ये लाहौर में, और इसकी राजधानी भी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। और इसने कब से कब तक शासन किया था? तो 1206 से 1210 तक किया था। और इसकी उपाधि की बात कर लें तो देखिए, लाख बख्श, पील बख्श, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। कुरान खवा हो गया, हातिम द्वितीय हो गया, ठीक है। और चौगान खेलते समय इसकी जो है गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में अगर बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक भी यही था। और ये एक जो है जनजाति तुर्क था। क्या था? तुर्क था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? किसका? बलबन का जन्म तुर्क के किस समुदाय में हुआ था? तो ये एक इल्बरी तुर्क था। कैसा था? इल्बरी तुर्क था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बलबन का जन्म तुर्कों में इल्बरी शाखा में हुआ था। इसका मूल नाम, अब बलबन का मूल नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो क्या नाम था? बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन था, ध्यान रखिएगा। जब वह सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसकी एक अन्य उपाधि उलूग खां थी। बलबन को द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। आगे देख लेते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दक्कन को भेदने वाला कौन था? तो 40 नंबर का हमारा हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे 41 जो हमारा नंबर है इसको देख लेते हैं, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? खुसरो शाह ने। किसने किया था? खुसरो शाह ने। खुसरो मलिक नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी ने इसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री भी बनाया था। अगला है मसाहत का क्या मतलब है? भाई मसाहत संबंधित है। तो मसाहत जो है ये एक प्रकार की भूमि है, ध्यान रखिएगा। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता है। इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मसाहत को अपनाने वाला पहला जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। आगे हम लोग देख लेते हैं, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका, क्या चीज़? आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो किसके आदेश पर लिखी थी? खिज्र खां के। आशिका देवल देवी तथा खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का जो है लेखक खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं को बंदी बना लिए जाने की भी सूचना देते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो देखिए, इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो दंती दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
दंती दुर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देख रेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। अगला हमारा है 46 नंबर, चंदेल साम्राज्य का जोजो भुक्ति, क्या चीज़? जोजो भुक्ति नाम से किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो किसके नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति। किसके नाम से? जय शक्ति। चंदेल राज बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजा भुक्ति था। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जेजा ने अपनी शासित क्षेत्र को वैसे ही नाम जेजा भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। चंदेल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर में थी। कहाँ थी? कालिंजर थी, ध्यान रखिएगा। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर थी, ठीक है। राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बनवाया था, तब से खजुराहो को ही चंदेलों की राजधानी मतलब माना गया, या तब तक वो जो है राजधानी बनी रही। आगे अगर हम 47 नंबर की बात कर लें, तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियाना कहा गया? क्या कहा गया? अर्श आसियाना कहा गया। तो ये हमारा हो जाएगा अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। मुगल काल में सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियाना यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग में रहने वाला, ऐसा बात जो है अकबर के लिए कहा गया था। आगे हमारा 48 नंबर है, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बहादुरपुर का युद्ध, ये जो है 14 फरवरी 1658 को लड़ा गया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। सामूगढ़ का युद्ध, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद में खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को हुआ था, ये भी ठीक है। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 को हुआ था, ये भी ठीक बात है। आगे देख लेते हैं कि पूछा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये हमारा हुआ था 29 मई को। कब हुआ था? 29 मई, ठीक है, 29 मई 1658 को, ठीक है, 1658 को हुआ था। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सामूगढ़ हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसी युद्ध, जो ये युद्ध था, इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर, शिवाजी और जयसिंह के मध्य में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? ये बात पूछा गया है। तो ये संधि हुई थी 11 जून 1665 को। कब हुई थी? 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर। कौन? निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो जो 50 नंबर का हमारा हो जाएगा सी, मेहदी ख्वाजा को। देखिए, बाबर का वजीर निजामुद्दीन एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। वह लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निजामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए। अगला हमारा है कि निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो किसको जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। किसको? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है और यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसे दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात कर लें कि ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहा जाता है, तो वो बीवी का जो मकबरा है इसको कहा जाता है, ये औरंगाबाद में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंधित किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो है ये हमारा हो जाएगा रुद्र संप्रदाय से, ठीक है। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, ध्यान रखिएगा। आगे है सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो देखिए 53 का जो हमारा हो जाएगा बी, यानी सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सर्वप्रथम सोहरावर्दी शाखा का प्रचार किया था। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने
मुल्तान को ही अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम की इस्लाम का पद प्रदान किया था। आगे हमारा है ताताचार्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 54 का ताताचार्य, ठीक है। जो ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था? तो किससे था? तो ये हमारा 54 का जो हो जाएगा वो डी यानी बेकंट द्वितीय से। बेकंट द्वितीय अरविडू वंश का शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं, ठीक है, मातला अनंत नामक कवि बेकंट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। अगला हमारा हो जाएगा विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास, ध्यान रखिएगा, राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो जो 55 नंबर हमारा हो जाएगा हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम। हरिहर द्वितीय और बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा, ठीक है। और इसने राजधिराज, ठीक है, राज परमेश्वर, महाराजा राज और राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। किसका था? विरूपाक्ष का उपासक था। तो जो हमारा 55 का हो जाएगा वो हरिहर द्वितीय हो जाएगा। अगला है कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो देखिए कुतुब शाही का कौन सा था? मसूलीपट्टनम था, ध्यान रखिएगा। कुतुब शाही साम्राज्य विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। अगला हमारा है जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धा का संबंध जो है किस स्थान से था? तो जो 57 का हो जाएगा वो यानी मेवाड़ से। अकबर के समय में मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। किसका था? सिसोदिया वंश का था, ध्यान रखिएगा। जब अकबर शासन कर रहा था तो उस समय सिसोदिया वंश का शासन था, ठीक है। और अकबर जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय राणा उदय सिंह को 2 बार, ठीक है, सरदार जयमल और फत्ता पर दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और दोनों योद्धा अपने समय में वीर योद्धा थे। अगला हमारा है 58 नंबर बंगाल में स्थित दाखिल, ध्यान रखिएगा, दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? तो दाखिल दरवाज़ा था उसको किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बारबक शाह ने। किसने बनवाया था? बारबक शाह ने। बंगाल के इलियास शाही शासकों ने रुकनुद्दीन बारबक शाह का सज्जन एवं कानून मामले वाला शासक था। वह बंगाल साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिल दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। पारसी ब्राउन ने दाखिल दरवाज़ा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट रचना कहा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 59 नंबर निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि से जो है प्रदान किया गया? कौन सा? जगत भूषण। तो जो हमारा 59 नंबर हो जाएगा कि जगत भूषण की उपाधि किसके पास में थी? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर का, ये हो जाएगा हुसैन शाह। कौन हो जाएगा? हुसैन शाह हो जाएगा। हुसैन शाह एक विद्वान था। वह हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक, जगत भूषण उपाधि आदि प्रदान की। क्या वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था? ये भी बात ध्यान रखिएगा, यानी ये बहुत अच्छे कवि थे। देखिए अगला दिया है कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन के संबंध में जो है कौन सी बात सही है, यही हमको बताना है। कूट के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, तो ये गलत है, ठीक है। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, तो ये भी बात ठीक है। यानी कि जो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो 1, 2 और 4, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा जहाँ भी है। तो देखिए ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनुल आबदीन एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। यह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। किस नाम से? कुतुब नाम से फारसी में। देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया था? अरबी में, बस इतना सा अंतर था। तो किस में लिखता था? ध्यान रखिएगा, फारसी में लिखता था, ठीक है, फारसी में कविताएं लिखा करता था। बाकी इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? तो किसने कर रखा था? तो 61 का हमारा हो जाएगा बी। किसने रखा था? गयास शाह ने। किसने रखा था? गयास शाह ने, ठीक है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच न होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध था। इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की थी। इसमें जैनों को भी यह शासन में जगह दी थी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 62 नंबर, तो देख लेते हैं इसमें फटाफट। देखिए बहादुर शाह जफर
ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो बिल्कुल सुमेलित है, सबको पता है। जहांदार शाह लम्फट मूर्ख, ये भी सुमेलित है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय के बाद में बात करें तो देखिए, घृणित कायर किसको कहा जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। तो ये फर्रुखसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फर्रुखसियर को। ठीक है, फर्रुखसियर को। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है सुमेलित कौन सा नहीं था, तो हमारा डी ही नहीं था। कौन सा नहीं था? डी नहीं था, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता ही है कि बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। तो ये तीनों हमारा ऊपर का क्या था? सुमेलित था। तो जो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आगे हम लोग 63 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई है? देखिए, कहाँ पर नहीं बनवाई गई है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले तो ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर बनवाई गई है। देखिए, मथुरा हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बनवाई गई है? तो मथुरा हो गया। ठीक है, मथुरा के साथ साथ में उज्जैन हो गया। ठीक है, उज्जैन के अलावा जयपुर हो गया। कहाँ हो गया? जयपुर हो गया। तो इन जगहों पर जो है बनवाई गई है। और अजमेर, कहाँ पर? अजमेर में नहीं बनवाई गई। तो देखिए, बाकी जितना दिया हुआ उन सभी जगहों पर बनवाई गई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? फिर से एक बार पूछा है कि नहीं है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, अपने नाम के सिक्के चलवाए। जर्मनी और मैसूर में मैत्रिक प्रतीक, ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। आगे देख लेते हैं 65 नंबर। तो देखिए, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? कौन से? नानक शाही सिक्का किसने चलवाया था? तो ये हो जाएंगे रणजीत सिंह। कौन हो जाएगा? रणजीत सिंह हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1809 में। ठीक है, कब? 1809 में। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। 1809 में, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और उस समय कौन था? तो चार्ल्स, ठीक है, मेटकाफ। कौन था? चार्ल्स मेटकाफ। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय किस आगे हम लोग देख लेते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी जो है राजधानी बनाई थी? तो इसमें हो जाएगा नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। और इसमें 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, डचों ने भारत में पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और कब किया था? तो ये किया था 1605 ईस्वी में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 68 नंबर। देखिए, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और जागीर प्रदान किए थे? तो ये कौन था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। और कैप्टन हॉकिंस आया कब था? तो ये आया था 1608 में। ध्यान रखिएगा, कब आया था? 1608 में आया था। 69 नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसकी समाप्ति एक्सला सैपल की संधि से हुई थी। कब हुई थी? 1748 में। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1748 में। ठीक है, इस समय यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, इस संधि से समाप्त हो गया था। ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण, ठीक है, अंग्रेज़ कैप्टन बर्नट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस संधि से मद्रास पुनः अंग्रेज़ों को मिल गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो द्वैध शासन का जनक माना जाता है वो हो जाएगा लियो कार्टिस। कौन हो जाएगा? लियो कार्टिस। ध्यान रखिएगा। और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1665 से मानी जाती है। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 अन्य थे, लेमेस्टर, हाइड और
चैम्बर, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है 72 नंबर कि किस चार्टर एक्ट, ठीक है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था। क्या चीज़? एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने। जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया था उसी के तहत जो है हुआ था 1809 में, और इसमें जो है मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। अगला हमारा 74 नंबर हो जाता है किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो जो इसमें हमारा हो जाएगा वो 74 नंबर का सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम, ठीक है, 1935 के अधिनियम में। अगला हमारा 75 नंबर है निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि पहली बात तो संविधान राजनीतिक सलाहकार, ठीक है, BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए तथा अन्य सदस्य में, ठीक है, N गोपाल स्वामी आयंगर और AK अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, ठीक है। इसके साथ साथ में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, AM माधव और DP खेतान। समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो JB कृपलानी जी नहीं थे। आगे हमारा हो जाता है निम्न में कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। तो देखिए व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है ये संबंधित नहीं है। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 1828 से 1833 तक था। विलियम बेंटिक ने 1829 में, कब? 1829 में क्या किया था? सती प्रथा की समाप्ति की थी। जबकि, ठीक है, 1830 में, कब? 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर, ठीक है, और नरबली का भी जो है अंत किया था। इसके बाद में हमारा हो जाता है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो जो हमारा 77 नंबर है, ठीक है, किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन के समय में। किसके? लॉर्ड इरविन के समय में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइमन कमीशन का विरोध होने का सबसे मुख्य कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। लेकिन भारत कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी को। कब आया था? 3 फरवरी और 1928 को। ये भी बात ध्यान रखिएगा। विरोध का कारण कोई भी भारतीय न शामिल होना। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, 78 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1813 में भारत में व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। दूसरा है कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यकरण, ठीक है, पर बल दिया गया। अगला है कार्ल मार्क्स ने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पूछा गया है, ठीक है, कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें हमारा जो 1 और 2 है वो एकदम ठीक है। आगे हमारा है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया। तो जो 79 नंबर है इसमें हो जाएगा जमींदारों को। किसको बनाया गया था? जमींदारों को बनाया गया था। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लागू किसने किया था? तो ये कार्नवालिस ने। किसने? कार्नवालिस ने, ध्यान रखिएगा। और कब लागू किया था? तो 1793 में। कब किया था? 1793 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हो जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसका जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड यानी दोनों थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। सर्वप्रथम 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा बारामहल जिले में लागू किया गया था और 1820 में इसे मद्रास में तथा बाद में, ठीक है, बाद के वर्षों में बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था। और इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन हुआ करता था? तो किसान हुआ करते थे। अगला हमारा दिया हुआ है तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन कितने भागों पर नील की खेती जो है अनिवार्य कर दी गई थी। तो 3/20। कितना है? 3/20 है। और ये जो तिनकठिया पद्धति थी ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ हुआ था और राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को आमंत्रित किए थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा।
आगे हमारा हो जाता है 82 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी की है, ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन सिद्धांत का भी जो है वर्णन किया है। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला 83 नंबर हमारा हो जाता है 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा डलहौजी का व्यापक सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, बेलेजली की सहायक संधि ये भी ठीक है, ब्लैक होल टेररिज्म ये गलत है। तो इसमें जो हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति से जो है लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और बात कर लें तो जबकि वीर कुंवर सिंह ने भोजपुर क्षेत्र और खान बहादुर खान ने जो है रुहेलखंड क्षेत्र से नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके अलावा कानपुर से जो है अ, बहादुर शाह द्वितीय और उनके साथ साथ उनका साथ दे रहे थे त्यात्या टोपे जी, ठीक है। अगला देख लेते हैं 1857 की क्रांति को निम्न से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है। अभी 85 नंबर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आउटरम एवं टेलर ने, ठीक है। इन्होंने जो है क्या कहा था, इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा कहा था, ठीक है। आगे हमारा 86 नंबर है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और सही कथन के बारे में बताना है। तो चलो देख लेते हैं इसको हम लोग। दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह के संबंध। देखिए इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र में था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक में इस विद्रोह की रचना की गई है। देखिए जो इसमें हमारा है वो तीनों सही हो जाएगा। 86 में जो हमारा है वो तीनों हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्य प्रभाव बंगाल में था और ये हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी और आनंद मठ में इसका उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आनंद मठ पुस्तक जो है वो किसकी है। अगला हमारा हो जाता है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए कूका आंदोलन हमारा पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल। किसने किया था? भगत जवाहर मल ने किया था, ठीक है, भगत जवाहर मल ने। और इसके साथ साथ में और कौन था? राम सिंह कूका, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो है इसका नेतृत्व किया था। अच्छा यहीं पर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो कूका आंदोलन था और इसी में जब कुकी कर देंगे, ठीक है, कौन सा कर देंगे? कुकी कर देंगे तो ये हमारा मणिपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, किसका? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो हमारा 88 नंबर है इसका हो जाएगा सी, यानी बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? झारखंड का रांची वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग 89 नंबर देख लेते हैं। इसमें दोबारा निम्नलिखित कथनों का विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदंड मार्दन भारत में हिंदी पहला समाचार पत्र था, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हमारी ठीक हो जाती है। दूसरा है इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर जी ने किया था, ये भी बात ठीक है। और तीसरा कहा है कि इसका प्रकाशन जो है नागपुर से होता था, तो नहीं, नागपुर से ना होकर कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। यानी जो इसमें हमारा ऑप्शन है वो ए और बी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। तीसरा हमारा गलत है क्योंकि नागपुर से ना होकर कोलकाता से होता था। अगला हमारा हो जाता है 90 नंबर। अगला हमारा है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न से किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ठीक है। अब दिया हुआ है भारत में स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अच्छा ये लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 1778 में, ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1778 में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। जबकि 1882 में, कब? 1882 में, ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने यह कानून वापस कर दिया गया था। तो लिटन के समय में आया और रिपन के समय में वापस हो गया था। और अगर बात करें तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो वो मेटकाफ को कहा जाता है। किसको? मेटकाफ को, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसकी स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, ठीक है, सन 1800 में, ठीक है। लॉर्ड बेलेजली ने वर्ष 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला हमारा 92 नंबर हो जाता है निम्न में से कौन सा प्रावधान बहुचर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? तो कौन सा वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था, ये बात हमको बतानी है। तो देखिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है
ठीक है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था, ना कि इलाहाबाद, पटना, बनारस में, ठीक है। तो देखिए जो इसमें हमारा हो जाएगा वो महिला शिक्षा की बात की गई, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा पर अंग्रेजी माध्यम, बिल्कुल ठीक बात है। और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ये भी ठीक है। लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जगह पे हमको क्या याद रखना है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले जाने का सुझाव दिया गया था, इन 3 जगह पे नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन शोक दिवस, ध्यान रखिएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, ठीक है। आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक रूप के मनाया गया, मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला हमारा 94 नंबर हो जाता है। हमारा हो जाता है 94 नंबर कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उद्देश्यों से जुलाई 1989 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएंगे विलियम डिग्बी, ठीक है। कौन हो जाएगा, विलियम डिग्बी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था। तो इसमें जो 95 का हो जाएगा वो सी सर सैयद अहमद खान ने, किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। 96 नंबर हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन सरोजिनी नायडू जी ने किया था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। फिर इसके बाद में कराची का किया था पटेल जी ने, ये भी ठीक है। हरपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ये भी ठीक है। लेकिन बेलगाम अधिवेशन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था और ये एकमात्र अधिवेशन था, इसीलिए जो है ये सुमेलित नहीं है और यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर बात करें कि इसमें नहीं शब्द के लिए तो हम जो है बेलगाम अधिवेशन को ले लेंगे, ठीक है। आगे हमारा 97 नंबर जो हो जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन एक गर्मपंथी नहीं था। तो गर्मपंथी कौन नहीं था, ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये जो है कैसे थे, उदारवादी थे, कैसे थे, उदारवादी थे। 99 नंबर जो हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। और इसके बाद से अगर बात करें तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जन्मदाता कहा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 99 नंबर पे चलते हैं। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र के मामले में सरकारी गवाह कौन बनाया गया था। तो ये जो बनाए गए थे नरेंद्र गोसाई, कौन बनाया गया था, नरेंद्र गोसाई बनाए गए थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से फिर हमारा जो हो जाता है 100 नंबर, कौन सा 100 नंबर हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला रोशनलाल और राजेंद्र लहेड़ी को किस केस में जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये जो है काकोरी षड्यंत्र का, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पूना प्लेग, जो पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी। ठीक है, 101 नंबर जो हमारा है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, चापेकर बंधु ने, ठीक है। बाल हरिकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन दोनों ने जो है इनकी हत्या की थी। आगे हम लोग 102 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में सम्मिलित था। तो कौन सम्मिलित था, खुदीराम बोस, कौन था, खुदीराम बोस, ठीक है। अब देखिए जो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया था। राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इसके बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई थी। आगे देख लेते हैं निम्न में से किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो प्रतिपादन किया था ये अरविंद घोष जी ने किया था, ठीक है। और अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है केशव बलिराम हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी। तो 27 सितंबर 1925 को की थी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो
तो कौन नहीं था ये बात बताना है। तो शिव वर्मा नहीं थे, इसके अलावा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी लोग थे, ठीक है। जबकि शिव प्रसाद वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्य नहीं। अगला जो हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस, देखिए पहले इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन संबंधित था, अमीर चंद्र, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला खां, ठीक है। इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास, ठीक है। लेकिन नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का संबंध नहीं था, ये बात बिल्कुल जो है सही है, ठीक है। तो इनका संबंध किससे था, नासिक षड्यंत्र केस का संबंध, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके अलावा 107 नंबर देख लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी किस केस में दी गई थी। तो ये किस में दी गई थी, तो 107 का जो हमारा हो जाएगा बी, यानी लाहौर षड्यंत्र केस में। ध्यान रखिएगा किस में दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काले पानी की सजा देकर अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। फिर 108 नंबर हमारा जो हो जाता है वो है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो है प्रारंभ किया था। तो ये जो 108 नंबर हमारा हो जाएगा उसका हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। किसने, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। और कब प्रारंभ किया था, तो 1905 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है कि सही कथन जो है, सही उत्तर हमको चुनना है। तो 109 नंबर जो हमारा हो जाएगा, देखिए मेरठ षड्यंत्र केस। तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1924 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। और जो मेरठ षड्यंत्र केस था इसका 1929 में, और कांग्रेस का जो हुआ था वो 1934 में, ठीक है। कब हुआ था, 1934 में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 4, 2, 1, 3। आगे हमारा 110 नंबर हो जाता है कि बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था। कौन सा, अहरार आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1906 में, ठीक है। और इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल अली, हसन इमाम, नजरुल हक मौलाना, जफ़र अली खां आदि सम्मिलित थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 111। कौन सा, 111 नंबर, एका आंदोलन के बारे में कौन सा सही है। इसमें सत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन प्रारंभ किया था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सरहेब थे। तो इसमें कौन सा जो है सही है, यही हमसे पूछा गया है। तो बी, यानी केवल 2 सही हैं जबकि एक हमारा गलत है, ठीक है। क्योंकि यह जो था उत्तर प्रदेश के जो बहराइच, हरदोई और सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, इन सब क्षेत्रों में ये जो है फैला हुआ था, ठीक है, ना कि बंगाल में। आगे हम लोग देख लेते हैं 112 नंबर दिया हुआ है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। और दूसरा है, इस अधिनियम में स्थायी सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकारों को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियाँ दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकती थी। इसमें से कौन सा जो है सही है, यही बताना है। तो देखिए 112 का सी, यानी इसमें जो हमारा दोनों का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 113 नंबर। कौन सा, 113 नंबर, इसको जो है घटना को कालक्रम के तरीके से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए अलीपुर जो हमारा केस हुआ था ये 1908 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, 1908 में। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस ये हमारा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था, 1912 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में काकोरी हमारा कब हुआ था, 1925 में, अभी हमने ऊपर देखा है। चटगांव हमारा हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में, ठीक है। डेट सही अगर बात करें तो 18 अप्रैल है। बाकी लॉर्ड डलहौजी का जो स्क्वायर बम कांड था ये 25 अगस्त 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 25 अगस्त 1930 को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 25 अगस्त 1930 को। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 1, 5, 3, 2, 4, ध्यान रखिएगा, 1, 5, 3, 2, 4।
अगला हमारा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तो इसमें हम लोग मिला देते हैं 114 नंबर, ठीक है। 114 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसको आप लोग अपने मिला के मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 114 का बी। चलिए हम बता देते हैं। जो चंपारण हुआ था ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1918 में। और 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन भी, ध्यान रखिएगा, लेकिन क्रम में पहले मजदूर आंदोलन ही आएगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। आगे हम लोग देख लेते हैं 115 नंबर, ठीक है। 115 नंबर जो हमारा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ठीक है, अब आगे बताना है, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी और कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और डी ऑप्शन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 116 नंबर हमारा हो जाता है कि इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा कि किसको बढ़ावा दिया था। तो देखिए भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, बस यही एक बात थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए हमारा जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। अगला है निम्न में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनीकार थे वो कौन थे? तो वो थे फ्रैंक मोरिस। कौन थे? फ्रैंक मोरिस थे। अगला देख लेते हैं 118 में खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में हिंदू, ठीक है, पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच को दूरी को जो है बढ़ा दिया गया था। तो इसमें जो है कौन सी बात सही है यही हमें बतानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कथन एक दो दोनों सही हैं, कथन एक सही है, ठीक है, कथन एक सही है, दो गलत है, या एक गलत है, दो सही है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 118 का वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? यानी दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। आगे हम लोग 119 नंबर देख लेते हैं। 119 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अभी हमने ऊपर इसका पूरा बता दिया था कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर बात कर दें तो साइमन कमीशन के गठन के उद्देश्य भारत में, ठीक है, ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में रिपोर्ट तैयार करवाना था। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो हमारा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, ये भी ठीक है। और 1910 में विलियम बेडबर्न थे, यानी 1907 में जो है रास बिहारी बोस नहीं बल्कि घोष होगा। ये बोस की जगह पे बस आपको घोष कर लेना है, बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। आज हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देखे और कुछ कारण से जो है 20 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम बाद में करा देंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।